दोस्तों आदाब। आज हम मौजूद हैं तहज़ीब के शहर लखनऊ में। जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी अदब और तहज़ीब की बात होती है तो लखनऊ का नाम खुद ब खुद होठों पे आ ही जाता है। आज हम उसी लखनऊ में एक लखनऊ की मशहूर शायरा मोहतरमा रिफ़त शाहीन जी के साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। रिफ़त जी, जैसा कि हमें मालूम है कि आप पहले बनारस की रहने वाली थीं और बनारस से ये बनारसी लखनवी कैसे बना, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे सामाईन को बताइए। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। दो ऐसे शहर जो तहज़ीब के नाम से जाने जाते हैं, बनारस विद्या की नगरी और लखनऊ तहज़ीब का शहर। तो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरी पैदाइश 15 अगस्त 1984 को बनारस में हुई और शादी के बाद मैं लखनवी हो गई। शादी के बाद मैं 99 में लखनऊ आई, शादी मेरी हुई और यहाँ आई। वो मेरी जन्मभूमि थी, जाए पैदाइश थी, ये मेरी कर्म भूमि हुई। यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट की और अदब का जो अदबी सफ़र का एक सिलसिला था वो यहीं से शुरू हुआ मेरा। जैसा कि मालूम हुआ है कि बहुत ही कम उम्र में एक हाई स्कूल आप कर रही थी और हाई स्कूल करने के दौरान ही आपकी शादी हो गई। थोड़ा सा मतलब हमारे सामने को बताएं। बड़ा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल को छुपाना भी नहीं चाहती। कहते हैं ना, मोहब्बत एक ऐसी शय है जिसे हासिल हो जाए वहाँ उम्र और हर चीज़ बेमानी हो जाती है। मैंने भी 14 साल की उम्र में मोहब्बत की, शादी की और चली आई लखनऊ उस मोहब्बत का दामन थाम कर। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का दामन थाम कर आप बनारस से लखनवी बनी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपका तालीमी मरहला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम तो बनारस में हासिल की, 8th तक। 8वीं क्लास तक मैं मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज बनारस से मैंने की। उसके बाद फैज़ाबाद पापा आ गए तो मैंने हाई स्कूल आर कन्या इंटर कॉलेज फैज़ाबाद से मैंने किया। उसके बाद मैंने इंटर भी शादी के बाद वहीं से कंप्लीट किया और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया और अब बनारस बीएचयू से पीएचडी कर रही हूँ। इस साल मैंने उसका फॉर्म सबमिट किया है। माशाल्लाह, ख़ासी पढ़ी लिखी भी हैं आप। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुशायरों में, जैसे कि आपकी हम असर शायरात के साथ जब हम आपको देखते हैं तो मुशायरों में आपकी शिरकत बहुत कम नज़र आती है, तो मतलब क्या वजह है कि आपको दिलचस्पी इसमें कम है या नहीं, दिलचस्पी तो है क्योंकि शायरी मेरे खून में है। मेरे वालिद साहब पाई के शायर थे, फ़ज़ा बनारसी साहब, जिनके साथ बैठकर मैंने 2.5 साल की उम्र में लोगों को सुना और 6 साल की उम्र में आते आते मैंने बहर और वज़न सीखा और 10 साल की उम्र में मेरी पहली किताब शाया हो गई। तो शायरी तो थी, लेकिन हम असर शायरा, आपने जो कहा शायरात कहा या शायर कहा, कहीं ना कहीं मुझे ये स्टेज वाले मुशायरे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए मैं कई जगह इनकार कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी शायरा हूँ और मैं इस वजह से मगरूरियत में इनका, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें बस पसंद नहीं आती हैं तो वहाँ मैं कभी समझौता नहीं करती। मेरी लाइफ कभी समझौते पर नहीं, मैं बाकी तबीयत की रही, बगावत रही मेरे अंदर और तभी मैंने 14 साल की उम्र में अपने माँ बाप से बगावत करके शादी कर ली। ये सबसे बड़ा सबूत है। तो स्टेज पर भी मुझे जहाँ अच्छा नहीं लगता मैं वहाँ नहीं जाती। पहला मुशायरा आपने कितनी उम्र में, कब और कहाँ पर? पहला मुशायरा मैंने 2016 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ा और काफ़ी शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। उसी के बाद से मुझे मुशायरों से लगाव ज़्यादा पैदा हुआ कि पढ़ना चाहिए। नहीं, उससे पहले तो मैं अपनी किताबों में मसरूफ़ रही। मेरी 7 किताबें अब तक शाया हुई हैं, तो उनको लिखने में, उनके पब्लिशिंग में, उसी में बहुत खुश रहती थी और घर का माहौल इतना अच्छा था, शौहर इतने प्यार करने वाले थे कि ज़िंदगी बड़ी पुरलुत्फ़ थी और मुशायरों की तरफ देखा जाए तो ध्यान भी नहीं दिया।
7 किताबें आपकी मंजर आम पर आ भी चुकी हैं। आप उस्ताद अपना किसको आप मानती हैं? सच बताऊँ तो इस दौर में मेरी नज़र में शायद ही कोई उस्ताद हो, क्योंकि मैं 1-2 वालों को शायर नहीं मानती है। और जिन्हें ये नहीं आता है वो अपनी दूसरी चीज़ों को थोपना चाहते हैं। तो आज तक कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस्लाह ले लीजिए, लेकिन मैंने अपने फ़ादर के अलावा आज तक किसी को अपना उस्ताद नहीं माना और ना ही मैं अभी तक किसी को तस्लीम कर पाई हूँ। जो सीखा है अपने फ़ादर से सीखा है और उन्हीं की देन है, वही तहज़ीब उनकी है जो मुझे आज मिल रही है। जो आप मुझे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये मेरे फ़ादर मेरी माँ की तहज़ीब है, उनका दिया हुआ कल्चर है जो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने अपने फ़ादर के अलावा किसी को नहीं माना उस्ताद आज तक। मेरे नाना अल्लामा शफ़ीक जौनपुरी साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, मैंने उन्हें अपनी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन खून में तो वही था, इसलिए शायद मैं किसी को उस्ताद तस्लीम कर ही नहीं पाती हूँ। एक क्वेश्चन और ये था कि आपने कई किताबें, जैसे कि आपने बताया कि 7 किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा कौन कौन सी किताबें आपकी आई हैं उसके बारे में? मेरी 2015 में जो बहुत मशहूर किताब आई, उर्दू अकेडमी के ताउन से वो छपी, एक और अमीरन, और वो एक नावल है, फैज़ाबाद की एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल रियल स्टोरी है। और इसका टाइटल ही ऐसा है कि कई सवाल उठे कि एक और अमीरन, यानी उमराव जान का जो नाम था, उनका जो घर का नाम था वो अमीरन था, वो फैज़ाबाद की रहने वाली थी। तो लोगों ने जो स्कॉलर्स हैं जो अदबी माहौल में जानते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक और अमीरन का मतलब क्या हुआ। तो मैंने उनसे कहा चूँकि वो भी फैज़ाबाद की लड़की है और उसने भी इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, रियल स्टोरी है, इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा एक और अमीरन। बहुत फेमस हुई, मकबूल हुई, मैं अभी वो आपको दूंगी, मेरे पास है। उसके बाद मेरी एक किताब आई जो इस्लामिक फ़िक़ह पे है, जो 18 साल की उम्र में दानिश प्रेस टांडा से शाया हुई। वो इस्लामिक फ़िक़ह है पूरा, जिसमें औरतों के हुकूक़, इस्लाम ने औरत को कितने हुकूक़ दिए हैं वो उसमें है। उसका नाम है औरत कमज़ोर नहीं। उसके बाद मेरी 2 किताबें आई 10 साल की उम्र में। जो मेरी किताब आई थी वो पहेलियों पर थी। उसका नाम था कि बूझो तो जाने। 10 साल की उम्र में, मतलब आप 10 साल की थी तब पहली किताब? मैं 10 साल की थी तब मेरी पहली किताब जो शाया हुई थी उसका नाम था बूझो तो जाने, और वो आज भी मार्केट में है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। शामीना शाह के पास जो उर्दू की एक बुक शॉप है वहाँ पर भी है, और ये दानिश प्रेस से शाया हुई। और ये छोटी छोटी पहेलियाँ थी जो मैंने खुद क्रिएट की थी और बाकायदा बहर में थी। जैसे उसमें उसकी एक पहेली मैं आपको बताती हूँ कि हरी हरावल हर की, मैं बाली पहनूँ ज़र की, ऐ सौदागर मोल कर मैं सोना लूँगी तोल कर। बहर में है ये। और इस पहेली की ताबीर है ज़ाफ़रान, यानी ज़ाफ़रान सोने से भी ज़्यादा महंगी होती। तो ये चीज़ जब मेरे फ़ादर ने देखी तो उसे शाया करवाया। उसके बाद से मेरी हिम्मत बढ़ गई, मेरा हौसला बढ़ गया, और फिर 18 साल की उम्र में 2 किताबें आईं जो अभी मैंने बताई। उसके बाद मेरी ये आई अमीरन। उसके बाद दर्पण करके एक हिंदी कविता की आई किताब। दूसरी एक सोपान आई, वो भी हिंदी कविता की थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहा है। और उसके बाद अभी रिसेंट 2019 में जो मेरी किताब आई है हलाला, वो बहुत मशहूर हुई। इसका दिल्ली वर्ल्ड फेयर जो बुक फेयर लगता है उसमें इनाग्रेशन हुआ। बोधि प्रकाशन जयपुर से ये पब्लिश हुई और अमेज़न पे है, पढ़ सकते हैं। इस तरह से मेरा सफ़र बढ़ता रहा। तो 2019 में आपकी आखिरी ये किताब हलाला के नाम से ये अपना प्रकाश है। और अभी मेरी जो रिसेंट किताब आ रही है उसमें गुलनार लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी जो सल्तनत काल में बादशाह गुजरे हैं, उनकी एक खूबसूरत सी लव स्टोरी कि पानीपत की जंग क्यों हुई। दुनिया सब जानती है कि पानीपत की जंग हुई, लेकिन वो जंग के पीछे क्या था ये कम लोगों को पता है। उसके पीछे 2 औरतें थी, एक गुलनार और एक नगीना। इसी को करके क्रिएट करके मैंने इस पे एक प्ले भी किया था।
और स्टेज प्ले उसके बाद मैंने इसे नॉवेल के रूप में किया। ये कानपुर से आ रही है, अमन प्रकाशन से। और सबसे अहम किताब जो मेरी अभी आ रही है वो है राधा माधव का उर्दू अनुवाद। रमाकांत शर्मा उद्भ्रांत जो कि 60 के दशक के बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी ये कृति जो रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित है, उसको मैंने उर्दू में अनुवाद किया है, जो नेक्स्ट मंथ आ रही है। और इसी पर मुझे अवार्ड भी मिला, सरस्वती अवार्ड, जो कि वो लगा हुआ है गाज़ियाबाद से। मुझे इसी हलाला किताब पर कई बड़े अवार्ड्स मिले। तो रिफ़त जी, हम ये चाहेंगे कि आपके जो वो कलाम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जो अक्सर मुशायरों में जिसने ज़्यादा दादो तहसीन हासिल की है और लोग जिसको पसंद करते आए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन और सामीन को आप अपने वो कलाम सुनाएं। कहा उसने कि तुझको रब ने भी कितना नवाजा है, कहा उसने कि तुझको रब ने भी कितना नवाजा है, ज़माने ने बिठाया है तुझे अफलाक़ अज़मत पर, तेरे हमसाए तुझको देखकर आदाब करते हैं, तेरे हमसाए तुझको देखकर आदाब करते हैं, तेरी हमजोलियाँ सखियाँ भी तुझ पे रश करती हैं, तेरी हमजोलियाँ सखियाँ भी तुझ पे रश करती हैं, और ऐसा रश के जिसमें तेरी मद्दाही शामिल है, और ऐसा रश के जिसमें तेरी मद्दाही शामिल है कितने बाजुओं को आरज़ू बस तेरे पैकर की, है कितने बाजुओं को आरज़ू बस तेरे पैकर की, है कितनी चश्मे नाज़ा बस तेरे दीदारे हसरत में, हज़ारों दिल धड़कते हैं तुझे महसूस करते ही, हज़ारों दिल धड़कते हैं तुझे महसूस करते ही, तेरी बातें न जाने कितनों को बेचैन रखती हैं, तेरी बातें न जाने कितनों को बेचैन रखती हैं, सुखन तेरा समात में किसी के रंग भरता है, तेरी गज़लें किसी की डायरी में नक्श होती हैं, कोई तस्वीर तेरी चूमता है वहशते शब में, कोई तहरीर आँखों से लगाकर वाह करता है, कोई जुल्फ़ों के साए की तमन्ना में मचलता है, कोई आँखों के मैखाने में डूबा आह भरता है, लबों की हिद्दतों का भी तो ख्वाहा है कोई देखो, लबों की हिद्दतों का भी तो ख्वाहा है कोई देखो, हथेली की लकीरों में भी कोई आन बैठा है, किताबी रुख पे शादाबी के कितने बाब रोशन हैं, मुकम्मल तू है कितनी देख रब ने क्या नवाजा है, किताबी रुख पे शादाबी के कितने बाब रोशन हैं, मुकम्मल तू है कितनी देख रब ने क्या नवाजा है, कहा मैंने कि शुक्र रब्बे आलम मैं भी करती हूँ, कहा मैंने कि शुक्र रब्बे आलम मैं भी करती हूँ, तेरी बातों की सच्चाई का दम तो मैं भी भरती हूँ, नवाजा है मुझे रब ने, नवाजा है मुझे रब ने, नवाजा है बहुत लेकिन अधूरा भी तो रखा है, नवाजा है मुझे रब ने, नवाजा है बहुत लेकिन अधूरा भी तो रखा है, तेरा इसमें मोहब्बत मुझ पे चस्पा हो तो मैं जानूँ, तेरा इसमें मोहब्बत मुझ पे चस्पा हो तो मैं जानूँ, तेरी बाहें मेरे पैकर का हल्का हो तो मैं जानूँ, मुकम्मल कर दे मेरा रब मुझे कुछ यूँ तो मैं जानूँ, तुझे लिख दे मेरी किस्मत में मेरा रब तो मैं जानूँ, तुझे लिख दे मेरी किस्मत में मेरा रब तो मैं जानूँ। रिफ़त जी, आपकी एक गज़ल हुआ करती थी कि शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है, हम चाहेंगे कि वो गज़ल हमको भी पसंद है और मैं चाहूँगा कि वो गज़ल आप हमारे नाज़रीन और सामीन को भी सुनाएं। जी सर, शुक्रिया। मतलब कुछ यूँ है कि शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है, शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है, ये कौन अजनबी है जो यूँ मेहरबान है। और अगला शेर देखिएगा कि बारे गिरा ये कैसा है बोझल है जिससे ज़हन, बारे गिरा ये कैसा है बोझल है जिससे ज़हन, तारी ये जिस्म जान पे कैसी तकान है। और ये शेर बड़ा मकबूल हुआ था, ये तवज्जो चाहूँगी कि उतरन से आ रही है महक लम्से यार की, उतरन से आ रही है महक लम्से यार की, धोबन इसे न धो ये मेरा इत्रदान है, धोबन इसे न धो ये मेरा इत्रदान है। और अगला शेर है कि माना के तायराने तमन्ना है सुस्त गाम, माना के तायराने तमन्ना है सुस्त गाम,
लेकिन तवाफ़ अज़्म सरे आसमान है, और कुछ इस तरह बे क़ल्ब की तस्कीन भी तो कर। ये भी बड़ा चैलेंजिंग शेर है कि कुछ इस तरह बे क़ल्ब की तस्कीन भी तो कर, ये भी तो एहतमाम अमन व अमान है। कुछ इस तरह बे क़ल्ब की तस्कीन भी तो कर, ये भी तो एहतमाम अमन व अमान है। और आखिरी शेर भी बड़ा खूबसूरत है, ये भी बहुत पसंद किया लोगों ने, कि एक हुस्न लाजवाल है मस्जिद के रूबरू। एक हुस्न लाजवाल है मस्जिद के रूबरू, ऐ शेख कलमा पढ़ के कड़ा इम्तिहान है। एक हुस्न लाजवाल है मस्जिद के रूबरू, ऐ शेख कलमा पढ़ के कड़ा इम्तिहान है। शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है, ये कौन अजनबी है जो यूँ मेहरबान है। बहुत उम्दा रिफ़त जी, बहुत उम्दा। आपने हमारे चैनल पे आप आईं और आपने हमारे सामईन और नाज़रीन को अपनी गज़लें सुनाई, और कुछ गुफ्तगू आपसे बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई, तो बहुत अच्छा लगा रिफ़त जी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं कि रमज़ान के अय्याम से हमने इसकी शुरुआत की थी, और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि वो लोग जिनके कलाम बहुत अच्छे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं इस अदबी दुनिया में जो कलाम अच्छे होने के बाद भी एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे। और हमारे महफ़िल अदब का मकसद ये है कि हम चाहते थे कि हमारे प्रोग्राम में वो लोग भी शामिल हों जिनके कलाम अच्छे हैं और एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही होंगी कि रमज़ान के अय्याम से मैंने शुरुआत की थी, और अब तक ये प्रोग्राम रोज़ ब रोज़ एक नए शायर से मुलाकात करा रहा है। तो थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत आपकी शुरुआत रही है, और जैसा कि मुझे मालूम है कि आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपका ये अमल बड़ा अच्छा रहा कि आपने कोयले की खान से हीरा ढूंढ ढूंढ के निकाला। हो यही रहा है कि पुराने लोग, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो लोग इस तरह से छाए हुए हैं कि नए लोग जो अच्छा कलाम कह रहे हैं वो अपनी जगह बना पाने में कहीं ना कहीं बहुत मजबूर भी हैं, और कई लोग तो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि वो कहते अच्छा है लेकिन उन्हें जगह, स्टेज नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती। ये चीज़ आपने शुरुआत की, और आपने उन्हें अच्छे शायरों के साथ बीच में लाके खड़ा किया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ये महसूस ना हो कि नहीं हम पे नए का ठप्पा लग गया। उन्हें ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं अच्छे लोगों के बीच में आया और मुझे एक मंच मिला, और जो गुमनामी में थे वो गुमनामी से बाहर आए। तो ये आपकी शुरुआत बहुत बेहतरीन है, और आने वाली जनरेशन इसको आपको सलाम करेगी इसके लिए। बहुत शुक्रिया रिफ़त जी हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए। खुदा हाफ़िज़।